हेलो। गुड इवनिंग, कैसी चल रही है भाई पढ़ाई आपकी? नमस्ते जी, नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे चल रही है पढ़ाई यहाँ तक की? एक और है कल। ईएफएम में एक क्लास और है कल। बढ़िया भाई, बढ़िया। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखो, बाकी स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। हाँ यार, एक दिन गए और एक दिन जाने के बाद काला डोरा बांधा, इस वजह से मेरे को लगा कि नजर हो गई। निकले तो एक ही दिन के लिए थे, लेकिन वही है। नमस्ते जी। फिर थोड़ा ज्यादा ही हो गया एंटरटेनमेंट। रेशियो नहीं, एक जो है वो ईएफएम में, वैसे ईएफएम की अगर बात करें तो एक तो कौन कौन सी जगह से पैसा लिया जा सकता है उसके बारे में, वैसे कल वाली जो क्लास है वो आपके लिए बेसिक पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से एडीआर जीडीआर वगैरह जो है उनके बारे में, एक तो वो है। और एक क्लास आपकी बाकी रहेगी जो कि फिनटेक वाली है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। तो वो क्लास अपन जो है वो एग्जाम से पहले ही लेंगे। उसमें वो ऐप वगैरह के बारे में पूछते हैं, तो वहां तक जो भी और कोई अपडेट आएगा तो वो सारा कवर करके साथ में कर लेंगे। भाई वो स्कूल का टाइम क्या चेंज हुआ है क्या? आप मॉर्निंग और इवनिंग दोनों कर दीजिए क्या? अभी एक तो कल जो है वो क्लास है, और उसके बाद में जो है वो इस हफ्ते जो है वो मॉर्निंग में जल्दी उठने की आदत डालेंगे, ताकि नेक्स्ट है वो मंडे से डबल टाइम क्लास हो जाए, मॉर्निंग और इवनिंग। तो अभी तक तो नहीं हुआ, अब सोच रहे हैं कि मॉर्निंग वाली क्लास शुरू कर दी जाए। आपके स्कूल में टाइमिंग क्या हो गया? अभी एग्जाम शुरू हो गए ना? स्कूल में अब क्या टाइमिंग रहता है आपका?
ठीक है, तो नेक्स्ट जो स्कूल लेक्चरर लगे हुए हैं उनके लिए जिस दिन ड्यूटी होगी उस दिन 8 से 12, तो अपन यही रखेंगे। फिर दिन को जो है वो या तो रख देंगे, तो टाइम जो है वो ये रख देंगे, शाम को रख देंगे, या तो 3 से 5, और फिर जो वो 5:30 से 7:30 ऐसा कुछ कर देंगे, ताकि थोड़ा जो वो स्टेट्स और ये नज़दीक लेके आएं। या 5 से 7 और 7 से 9 दो क्लास कर दें, क्योंकि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में ज़्यादा जो है वो आपको दिक्कत आएगी नहीं। तो वो भी शुरू करें और स्टेट्स भी शुरू करें। शुरू करें रेशियो एनालिसिस। भाई किस किस को रेशियो जो है वो अच्छे से याद होते हैं, और किस किस को रेशियो याद करने में दिक्कत आती है? स्टेट्स अगर दिन को ही रखनी है क्लास, तब तो जो है वो जल्दी रख देंगे। अभी हो जाएंगे, बिल्कुल सिंपल से ही है इनको। देखो, सबसे पहले जो वो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रेशियो, वैसे आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन के अंदर जो है वो क्या होता है, अगर आपको वैसे रेशियो में जो है वो अ, अगर आपने जैसे बाकी के वर्ड जो है वो सीख रखे हैं, जैसे गियर्ड फॉर्म का या लिवरेज्ड का, ये वर्ड अगर सीख रखे हैं ना, तो उस केस के अंदर ये जो रेशियो जो बहुत सिंपल हो जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अपन ने यहाँ तक जो भी पढ़े हैं वो सारे के सारे जो रेशियो के अंदर कवर होंगे। तो अगर इसकी बात करें शॉर्ट टर्म की, तो शॉर्ट टर्म में सबसे पहले तो 3 देखिए। करंट रेशियो, क्विक रेशियो, और सुपर क्विक रेशियो। हम्म तो देखो, करंट रेशियो क्या बताता है? करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। रेशियो का यूज क्या है कि हमारी जो करंट लाइबिलिटी है इनका पेमेंट करने के लिए हमारे पास करंट एसेट कितनी है। अगर जैसे ये 2:1 है, इसका मतलब क्या है, करंट एसेट जो वो 2 है, अगर करंट लाइबिलिटी 1 है, तो इसका मतलब क्या है, करंट एसेट के अगेंस्ट के अंदर हमारी करंट लाइबिलिटी के अगेंस्ट में करंट एसेट जो वो ज्यादा है। 2:1 जो है वो आइडियल माना जाता है, अच्छा माना जाता है। तो ये एक मैं इसमें पीडीएफ और जो है वो शेयर करूंगा, जो आईसीआई की बुक के अंदर जो है लास्ट के अंदर दे रखा है इसका समरी, कौन सा रेशियो जो किसको मेजर करता है और किसको रिप्रेजेंट करता है। तो करंट रेशियो जो वो क्या हो गया, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। लेकिन लोगों ने कहा कि सारी करंट एसेट है, जैसे करंट लाइबिलिटी का जब पेमेंट आप क्रेडिटर वगैरह का पेमेंट करना है, तो उस केस के अंदर सारी करंट एसेट जो है उनसे एकदम से पैसा जो कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो उस केस के अंदर उन्होंने कहा कि इस करंट एसेट में से कुछ ऐसे एसेट है जो थोड़ी फिक्स्ड नेचर की है, जिनसे पैसा जल्दी से रिकवर नहीं किया जा सकता। हमने कहा कि वो कौन सी है, तो उन्होंने कहा कि देखो, इन्वेंट्री अगर आप जल्दी सेल करने की कोशिश करो तो उस केस के अंदर इन्वेंट्री की जो वैल्यू है वो आपको रिसीव नहीं होगी। और उसके अलावा अगर आपने जैसे किसी को 1 महीने की सैलरी एडवांस दे दिए, तो उससे आप वापस पैसा जो रिकवर नहीं कर सकते। तो इन्होंने कहा कि इस करंट एसेट में से क्या कर दो आप, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस अगर लेस करके ये रेशियो कैलकुलेट करो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्विक रेशियो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, क्विक रेशियो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें भी लोगों ने जो अपोज किया, कुछ फर्म ऐसी होती है जिसके अंदर इन्वेंट्री से पैसा जो जल्दी से रिकवर हो जाता है, उसके बजाय डेटर से जो पैसा लेट रियलाइज होता है। जैसे कुछ फर्म ऐसी होती है जिसके अंदर जैसे कपड़ों के व्यापारी जो है उनके 6-6 महीने का उधार चलता है, तो 6 महीने में पूरी इन्वेंट्री सेल हो जाती है, लेकिन डेटर से पैसा जो रियलाइज नहीं होता है। लेकिन नॉर्मली हम यहाँ पर जब भी क्विक रेशियो जब करते हैं, तो उसके इसके अंदर करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस करते हैं। लेकिन लोग अभी भी कहते हैं कि इन्वेंट्री की जगह
यहाँ पर डेटर भी हो सकता है कि कभी कभी उससे ज्यादा जो परमानेंट नेचर का हो, लेकिन हम यहाँ पर क्या देखते हैं, करंट एसेट जब देखते हैं तो करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, क्विक रेशियो का मतलब करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। फिर तीसरे कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि यार सारी करंट एसेट, अब जैसे डेट से पैसा रियलाइज करना तो बिल्कुल। हम्म, तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई इसमें से डेटर वगैरह जो है आपके, वो भी ऐसी एसेट नहीं है जिससे आप पैसा जो रियलाइज कर पाओ। अल्टीमेटली करंट लाइबिलिटी, जब आपका सप्लायर पैसा मांगने आएगा तो उस केस के अंदर सप्लायर को तो पैसा चाहिए। समझ पा रहे बात, वही वो तो आपके दुकान के आगे आके खड़ा हो गया, उसको तो पैसा चाहिए। तो उस पैसे को देने के लिए आपके पास क्या है, हमने कहा कि क्या है, तो उन्होंने कहा कि आपके पास एक तो है कैश, एक तो आपके पास है कैश, एक आपके पास है बैंक, और एक आपके पास है मार्केटेबल सिक्योरिटी। हमने कहा ये मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या है, उन्होंने कहा रेशियो एनालिसिस में आपने पढ़े ही थे कि ये जो ये क्या है, कैश इक्विवेलेंट है, कैश के जैसे, इनके अंदर वैल्यू के अंदर चेंज होने के चांसेस जो वो ना के बराबर है, और इसको आप रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश है, मतलब कि आप जब चाहे इसे कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। अब जो ये सुपर क्विक है, इसको एब्सोल्यूट रेशियो भी बोलते हैं, और इसको एक जो वो एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। समझ पा रहे हो बात भाई यहाँ तक की? क्लियर है ये? तो इन तीनों, देखिए ये जो नोट्स है वो आपके लिखे जैसे भी लिखे वो आपके रिवीजन के लिए है, लेकिन आपको रिवीजन के लिए और जल्दी से याद करने के लिए कुछ चीजें जो है उनको क्या करनी होती है, कंपैरिजन में ही देखनी होती है। तो आप इनको जो है वो इसी तरीके से लिखिएगा ताकि इन तीनों को अल्टीमेटली समझ आ जाए कि भाई करंट रेशियो मतलब करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। इस करंट एसेट में से कुछ जो है वो उनको हम परमानेंट नेचर का मानते हैं, उनको हटा देते तो क्विक रेशियो आ जाता है। तो वो क्या है, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस। और सुपर क्विक का मतलब क्या है, जो एक्चुअल के अंदर वाकई कैश के जैसा का जैसा या कैश है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में बैंक ओडी हम वो माइनस में शो होगा, माइनस में शो होगा। करंट लायबिलिटी अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो करंट लायबिलिटी में शो होगा, मतलब कि इस साइड के अंदर नहीं होगा, ये वो इस लायबिलिटी में जाएगी क्योंकि वो पेमेंट करना है। समझ पा रहे बात भाई? बैंक का नॉर्मली डेबिट बैलेंस है तो इस साइड है क्रेडिट बैलेंस है, तो अपने आप करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। क्लियर है ये तीनों? उसके बाद आता है बेसिक डिफेंस रेशियो। करंट लायबिलिटी में आ जाएगा ना भाई, अगर कैश का बैलेंस जो है वो ओडी है तो उस केस के अंदर वो तो अपने लिए लायबिलिटी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक का? भाई बैंक का बैलेंस अगर पॉजिटिव है तो वो प्लस है, और बैंक का अगर बैलेंस माइनस है तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी है। तो ये करंट एसेट के साइड में आएगा अगर पॉजिटिव बैलेंस है, और अगर नेगेटिव बैलेंस है तो करंट लाइबिलिटी में आएगा। समझ पा रहे हो बात भाई? उसको अल्टीमेटली हमें वापस भुगतान करना पड़ेगा। अब इसके बाद में है बेसिक डिफेंस रेशियो। ये क्या है कि कितने दिन हमारा काम चल सकता है। अगर खट्टा मीठा मूवी देख रखे उसके अंदर वो अक्षय कुमार लेके आता है, एक चैन लेके आता है कि ये चैन ले ले, इससे जो है वो 2-3 दिन और राशन का काम चल जाएगा। तो ये वैसा है कि भाई कितने दिन जो है हम हमारा बिजनेस जो है वो चला सकते हैं। तो बिजनेस कितने दिन चला सकते हैं, तो हम कहेंगे कि भाई हमारे पास पैसा कितना है, कैश कितना है, बैंक कितना है, और मार्केटेबल
सिक्योरिटी कितनी है, डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंस पर डे कितना। जैसे आपने एक दिन का नॉर्मली जो खर्चा मान लीजिए 1,000 रुपये होता है, और अपने पास जो 30,000 रुपये टोटल है, तो उसके इसके अंदर अपन कितने दिन काम चला सकते हैं, तो 30 दिन काम चला सकते हैं। तो ये क्या है, बेसिक डिफेंस रेशियो, हम कितने दिन काम चलाया जा सकता है। कैश बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग। हाँ बिल्कुल, समझ पा रहे हो बात। तो ये बेसिक डिफेंस रेशियो जो क्या है कि भाई कितने दिन जो काम चलाया जा सकता है। खट्टा मीठा मूवी में वो पहले तो कहता है कि एक चेन है मेरे पास, तो कितने दिन काम चल जाएगा, किसकी है चेन, सोने की, सोने की, तब तो महीने भर चल जाएगा। फिर वो इतनी सी चेन निकालता है, तो फिर वो बोलता है कि इतनी सी चेन की, ये मेरे बचपन की चेन है, तो वो उस टाइप का जो है कि फिर वो बोलता है कि 2-3 दिन ही चल पाएगा। तो वो जो है वो बेसिक डिफेंस रेशियो के कितने दिन जो काम चल पाएगा। इसके बाद में नेट वर्किंग कैपिटल, तो अपने को पता ही है कि भाई क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। क्लियर है। अब इसके बाद में आते हैं आपके लॉन्ग टर्म एसेट से रिलेटेड, जिसे जिसमें दो कैटेगरी है। पहली जो आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड, कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड इसमें पहले जो तीन आपको साथ में देखने हैं। पहला आपका इक्विटी रेशियो, डेब्ट रेशियो और इक्विटी टू डेब्ट रेशियो। देखो रेशियो का ऐसा नहीं है कि कोई भाई, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर तो क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में तो क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो दे रखे होते हैं कि भाई ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और इसको इस तरीके से जो आपको अप्लाई करना है। जबकि यहाँ पर जो है रेशियो के अंदर कई बार जो आप अलग बुक देखोगे, तो उस केस के अंदर अलग जो है वो फॉर्मूला भी थोड़ा बहुत हो सकता है। तो आपको क्या करना है, जो आपको गिवन सिचुएशन है उसके हिसाब से जो बेस्ट लगे वो आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। क्योंकि रेशियो जो वो अब फाइनेंशियल एनालिसिस का हिस्सा है, तो एनालिसिस जो वो अपने हिसाब से किया जा सकता है, थोड़ा बहुत मोल्ड जो है वो किया जाता है। ये इसको डेब्ट इक्विटी बोलते हैं ना। देखो भाई, इक्विटी रेशियो क्या है, पहले इसको सीधा समझिएगा। इक्विटी रेशियो क्या है, इक्विटी डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेब्ट। डेब्ट क्या है, डेब्ट रेशियो क्या है, डेब्ट डिवाइडेड बाय डेब्ट प्लस इक्विटी। और डेब्ट टू इक्विटी का मतलब क्या है, डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। यहाँ पर जो है इक्विटी का मतलब क्या है, शेयर होल्डर फंड। इक्विटी का मतलब क्या है, इक्विटी का मतलब सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है। यहाँ पर इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर्स फंड, कि शेयर होल्डर का कितना पैसा लगा रखा है। डिवाइडेड बाय इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट। नॉर्मली शॉर्ट टर्म भी अगर लोन ले रखा होता है ना, तो उस केस के अंदर जो वो लिया जाता है। बाकी नॉर्मली शॉर्ट टर्म डेब्ट जो वो नहीं लिया जाता है। शॉर्ट टर्म अगर डेब्ट है, उधार लिया गया है, जैसे एक तो जो है वो सप्लायर से आपने आपकी उधारी हो गई, तो वो कोई लिया हुआ लोन नहीं, आपने बैंक से लोन लिया है, जैसे कि 1 महीने के लिए लोन लिया, तो वो जो है वो लोन यहाँ पर डेब्ट के अंदर आएगा। क्लियर है।
इसके ऊपर स्टार लगा दीजिएगा ताकि आपको याद रहे। इसको जो है इस तरीके से भी लिखा जाता है, शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय नेट एसेट। और नेट एसेट का मतलब क्या है यहाँ पर, शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड एसेट प्लस नेट करंट एसेट। और नेट फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या है, फिक्स्ड एसेट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और नेट करंट एसेट का मतलब क्या है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब यहाँ पर एक चीज जो वो आप समझिएगा, एक दो बुक के अंदर जो क्या कर रखा है उन्होंने, नेट फिक्स्ड एसेट का मतलब लिख रखा है, नेट फिक्स्ड एसेट का उन्होंने लिख रखा है कि फिक्स एसेट माइनस फिक्स्ड लाइबिलिटी या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी लिख रखा है। तो वो जो है वो गलत है। रीजन क्या है, क्योंकि अगर फिक्स एसेट में से लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हटा दोगे तो यहाँ पर जो क्या बचेगा, नेट अमाउंट जो बचेगा, और ये नेट करंट एसेट, तो अल्टीमेटली जो क्या आपका बचेगा, शेयर होल्डर फंड ही बचेगा। जैसे समझिएगा, ये आपकी बैलेंस शीट है, ये आपके फिक्स एसेट है, ये आपके करंट एसेट है। यहाँ पर आपका करंट एसेट है, यहाँ आपकी करंट लाइबिलिटी है, और यहाँ आपका इक्विटी है, मतलब कि जो शेयर होल्डर्स फंड है, शेयर होल्डर्स फंड है। ठीक है। अब कई बुक में क्या लिख दिया उन्होंने, उन्होंने लिखा कि फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट, ये हटाने के बाद तो बचेगा ही क्या, शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। तो वो गलत दिखा है। यहाँ नेट फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या है, फिक्स्ड एसेट के अंदर जो अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन वो हटाना, और करंट एसेट के मदद से जो करंट लाइबिलिटी हटाना। अल्टीमेटली ये जो है वो रेशियो रिप्रेजेंट क्या करता है कि हमने जो बिजनेस रन कर रहे हैं उसमें जो पैसा लगा रखा उसमें से मालिक को द्वारा लगाया गया पैसा कितना है और उधार लिया वो पैसा कितना है, समझिएगा। ये क्या बताता है कि ये जो हमारी जो टोटल हमने क्या कहा है, इक्विटी रेशियो का मतलब क्या, इक्विटी डिवाइडेड बाय डेब्ट प्लस इक्विटी, कि हमने जो टोटल पैसा लगा रखा है उसमें से इक्विटी का कितना है। ये क्या कहता है, डेब्ट डिवाइडेड बाय डेब्ट प्लस इक्विटी, कि हमने जो पैसा लगा रखा है उसमें से डेब्ट से कितना लिया हुआ है। मान लीजिए एक फॉर्म है जिसके अंदर जो क्या है, शेयर होल्डर फंड जो है वो कितना है, 1 है, और करंट सॉरी करंट एसेट कहाँ लिख दिया इसको, करंट लाइबिलिटी और फिक्स लाइबिलिटी। जैसे आपका शेयर होल्डर फंड जो है वो 1 है और फिक्स लाइबिलिटी जो है वो 2 है, तो उस केस के अंदर जो क्या हो जाएगा आपका, ये रेशियो बनेगा आपका, शेयर होल्डर फंड जो है वो इक्विटी 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, ये क्या बनेगा 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। तो आप क्या कहोगे कि टोटल फर्म के अंदर जो पैसा लग रखा है उसमें से 1/3 तो इक्विटी से लग रखा है, और 2/3 जो किससे लग रखा है, डेब्ट से लग रखा है। और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या बताएगा कि इनका जो है वो प्रोपोर्शनेट क्या है, समझिएगा। तीसरा जो है वो क्या है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, कि भाई डेब्ट कितना और इक्विटी रेशियो कितना है। तो डेब्ट आपका जैसे इसमें कितना है, 2 है, डेब्ट अपॉन इक्विटी, डेब्ट जो है वो 2 है, तो 2 डिवाइडेड बाय 1। जब बायबैक बढ़ते हैं तो बायबैक के अंदर जो है वो डेब्ट इक्विटी रेशियो का जो जिक्र आता है, वहां पर क्या कहा जाता है कि भाई आप, क्या हो गया भैया, कि भाई अगर आप बायबैक करते हैं तो उस केस के अंदर बायबैक कीजिए, लेकिन आफ्टर बायबैक जो आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो वो 2:1 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जितने का डेब्ट है उसका आधा जो वो इक्विटी होना चाहिए। मतलब कि अगर कोई फर्म है उसके अंदर डेप्ट जो है वो 1800 रुपए का है डेप्ट, और इक्विटी उनका
₹900 का है और वो बाय बैक करना चाहे तो उस केस के अंदर फर्म क्या कह देगा, या फिर ये जो है वो रूल क्या कहते हैं, 3 टेस्ट है उसमें से एक टेस्ट जो क्या डेब्ट इक्विटी रेशियो, तो वो क्या कहता है उनका रेशियो 2:1 होना चाहिए, मतलब कि डेब्ट अगर 2 है तो इक्विटी 1 होना चाहिए। तो बाय बैक करेंगे तो डेब्ट अगर आपका 1800 है तो मिनिमम इक्विटी कितनी रिक्वायर्ड है 900, और है ही कितनी 900, तो क्या बाय बैक कर पाएंगे क्या इस केस के अंदर, नहीं कर पाएंगे। तो अगर 1800 है और आपका इक्विटी मान लीजिए 1050 है तो उस केस के अंदर आपका मिनिमम इक्विटी कितना चाहिए 1800 में से 900, तो आपके एक्स्ट्रा 150 जो है इनका बायबैक जो किया जा सकता है। समझ पा रहे हो बात। तो वो जो डेब्ट इक्विटी रेशियो वहां पर बायबैक के अंदर इस तरीके से इस्तेमाल होता है। तो ये तीनों रेशियो समझ आए क्या। अब शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या है, शेयर होल्डर फंड का मतलब जो आप शेड्यूल 3 के अंदर जो शेयर होल्डर फंड के अंदर जो लिखते हो वो सारा का सारा है। शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या लिखते हो शेड्यूल 3 के हिसाब से, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और आज के टाइम के अंदर जो भी फिक्टिशियस एसेट या जो भी रिजर्व एंड सरप्लस जिनके बैलेंस माइनस के अंदर वो क्या करते हैं इसी साइड के अंदर नेगेटिव करके लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा शेयर होल्डर फंड का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट। क्लियर है भाई ये। क्लियर है। अब इन तीनों को याद करने की जरूरत नहीं है। देखो मतलब समझिएगा, इक्विटी का मतलब है कि आपने जो फॉर्म के अंदर पैसा लगा रखा उसमें से इक्विटी से कितना लगाया गया। इक्विटी का मतलब यहाँ है मालिकों से। मालिक इक्विटी शेयर होल्डर नहीं है, मालिक शेयर होल्डर है, समझिएगा। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा शेयर होल्डर्स फंड की, शेयर होल्डर का अल्टीमेटली बिजनेस के अंदर पैसा कितना लगा हुआ है, तो वहां पर जो वो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और फिक्टिशियस एसेट माइनस करने के बाद सब कुछ आएगा। क्लियर है। अब इसके बाद में है सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट है वो इसी रेशियो के अंदर जो कहते हैं सर ये याद नहीं होता, कैपिटल गियरिंग रेशियो। अब अपने को कोई दिक्कत आनी है क्या, नहीं आनी, क्योंकि अपन ने क्या कहा था गियर्ड फर्म या लिवरेज फर्म का मतलब क्या है, हमने जब पढ़ा तब भी हमने कहा था कि गियर्ड फर्म या लिवरेज फर्म का मतलब है कि आपको इसका मतलब है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में फिक्स्ड कॉस्ट फंड का इस्तेमाल करना। और क्यों करते हैं अपन लिवरेज वाला, क्यों करते हैं ताकि लिवरेज से फायदा मिले कि भाई उनके जो कॉस्ट फिक्स है कि भाई जैसे 10% देना है तो 10% ही देंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर जो क्या होता है कैपिटल गियरिंग फर्म का मतलब क्या है कि हमारे जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट डेब्ट जो है उसकी बजाय वर्ड जो है सही ज्यादा क्या रहेगा फिक्स्ड कॉस्ट वाले फंड। समझ पा रहे बात। लिवरेज के अंदर जो नॉर्मली लिवरेज चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम प्रेफरेंस शेयर को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि बहुत सारी एजम्पशन जो है वो प्रेफरेंस शेयर को कंसीडर नहीं करती, वो कहती है कि हम डेब्ट और इक्विटी दो को ही कंसीडर करते हैं। बाकी एक्चुअल जो वर्ड का मतलब है लिवरेज का मतलब ये है कि लिवरेज फर्म तब कहलाएगी जब वो फर्म जो है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर फिक्स कॉस्ट वाले फंड जो है उसका इस्तेमाल कर रही है। क्लियर। समझ पा रहे हो बात। तो फिक्स्ड वाले कौन कौन से, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर और अदर बोरोड। समझ पा रहे हो बात भाई। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब डिवाइडेड बाय जो है वो आपका क्या हो जाएगा शेयर होल्डर्स फंड। इस फॉर्मूले में कोई डाउट हो तो बताइए भाई। क्लियर है। इसके बाद में एक जो है वो प्रोप्राइटरी रेशियो। ये क्या कहता है कि आपकी जो टोटल एसेट खरीदी गई है उसका पैसा आप कहीं न कहीं से तो लाए हो,
हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो टोटल एसेट है उसके अंदर प्रोपराइटर ने जो कितना पैसा दिया है। प्रोपराइटर मतलब मालिकों के द्वारा लगाया गया पैसा। तो मालिकों के द्वारा लगाया गया मतलब शेयर होल्डर के द्वारा लगाया गया पैसा। तो प्रोपराइटर जो है उससे क्या हो जाएगा? ये आपकी, इसका मतलब भी लिख दीजिए। क्लियर है? अब इस प्रोपराइटरी फंड को जो है वो और क्या कहा जा सकता है? मालिकों के द्वारा लगाया गया पैसा, मतलब कि शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल असेट। और जो है इसको जो वो नेटवर्थ भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा भाई। और वही जो है कैसे कैलकुलेट करोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, और उसमें से माइनस कर दोगे आपका जो भी फिक्टिशियस एसेट है। अब अगर कोई इसका इंटरप्रिटेशन पूछे कि प्रोपराइटर फंड का इंटरप्रिटेशन क्या है, अब सीधा सा जो फॉर्मूले को देखिएगा, फॉर्मूला क्या कहना चाह रहा है कि भाई टोटल एसेट में से प्रोपराइटर के द्वारा लिया गया पैसा लगाया हुआ कितना है। जैसे टोटल एसेट आपकी है 50 रुपए की, और इस 50 में से पहला ऑप्शन मान लीजिएगा कि 20 रुपए जो प्रोपराइटर ने लगा रखे हैं, तो उस केस के अंदर आपका कितना आ जाएगा? ये 20 डिवाइडेड बाय 50 आपका हो जाएगी 0.4। अगर प्रोपराइट ने पैसा लगाया 30 और डिवाइडेड बाय 50, तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिवाइडेड बाय 50, तो ये हो जाएगा 0.6। तो प्रोपराइटर रेशियो का ज्यादा होना इसका मतलब क्या है कि जो असेट लाई गई है उनका बैकिंग, या फिर उनको जो है किसके द्वारा किनके पैसों के द्वारा लाया गया है? मालिकों के पैसों के द्वारा लाया गया है। और मालिकों के पैसों के द्वारा अगर लाया जाएगा तो उस केस के अंदर जो आपकी रिस्क जो वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि डेब्ट के केस के अंदर आपको क्या करना होगा? इंटरेस्ट का पेमेंट जो करना होगा। अगर आपके बिजनेस के अंदर लोन ज्यादा है और मालिकों के द्वारा लगाया गया पैसा कम है, तो उस केस का मतलब है कि आपकी रिस्क जो ज्यादा है। लेकिन अगर आपने डेब्ट ज्यादा लिया है और मालिकों का पैसा कम लगाया और डेब्ट के लिए लगाए गए पैसों से आप रिटर्न जो वो ज्यादा कमा रहे हैं, तो उस केस के अंदर आपको फायदा हो सकता है। आप लिवरेज का फायदा जो वो लिया जा सकता है। समझ पा रहे हो बात? तो जो भी फॉर्मूला है उसका क्या करोगे आप? कैलकुलेशन करोगे तो आपको जो सीधा सीधा समझ आ जाएगा। क्लियर है? ये लिख दीजिए भाई।
नेट फिक्स एसेट डिवाइडेड बाय, ये रेशियो क्या बताता है? फिक्स एसेट रेशियो, कि आपने जो पैसा लेके आए हो, जो आप पैसा लेके आए हो, उस पैसों से आपने जो फिक्स एसेट कितने की खरीदी है। समझिएगा, फिक्स एसेट ज्यादा अगर खरीदी है, जैसे आपने 5 लाख रुपए लिए और उस 5 लाख में से, जैसे एक नॉर्मली, जैसे मैं मान लीजिए पहले 4-5 साल से काम कर रहा हूँ और 4-5 साल से मेरी मान लीजिए पर ईयर जो सैलरी हो 10-10 लाख रुपए, मैंने हर साल जो मजे तो ठीक किए, लेकिन मैंने कोई असेट नहीं खरीदी, तो उस केस के अंदर क्या होगा, जैसे 5 साल बाद में ये सिचुएशन होगी, 5 साल के अंदर अल्टीमेटली ना मेरे पास गाड़ी है ना मेरे पास घर है, तो उस केस के अंदर क्या मुझे अच्छा माना जाएगा क्या? नहीं। समझ पा रहे बात? क्यों? क्यों? फिक्स एसेट रिप्रेजेंट करती है आपकी अर्निंग कैपेसिटी को। तो अगर आप, मेरी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हुई है या नहीं हुई है, ये एक तरीके से शो करता है कि भाई आपकी फिक्स एसेट जो वो कितनी है। अगर फिक्स एसेट बढ़ रही है, इसका मतलब अर्निंग कैपेसिटी जो वो बढ़ रही है। एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं। कई बार फिक्स एसेट ऐसी भी खरीदी जा सकती है जिससे आपको क्या हो, अल्टीमेटली फायदा नहीं भी मिले, जैसे कि जोश जोश के अंदर जो गाड़ी खरीद ले, ठीक है, जैसे भरत सर ने जो स्कॉर्पियो ले ली, तो उससे अल्टीमेटली कोई फायदा जो वो नहीं भी हो सकता है ना। क्लियर है? तो ये जो है, ये सारी चीजें क्या है, ये क्या बताएगी कि भाई आपके जो पैसे हैं, उस पैसों के अगेंस्ट में आपने कितने की फिक्स एसेट जो खरीदी। तो आप जो वो एक एग्जांपल ले लीजिएगा, जैसे कि 2000 का आपका डेप्ट है, 2000 का आपका डेप्ट है और 1000 का आपका इक्विटी है, तो 3000 रुपए के जो आपके टोटल पैसे ले रखे हैं, उसके अगेंस्ट में अगर मान लीजिए आपके 2500 रुपए की एसेट जो फिक्स एसेट आ गई है, मतलब कि 3000 रुपए के अगेंस्ट में 2500 रुपए की फिक्स एसेट आ रखी है, इसका मतलब क्या है, आप एक साउंड बिजनेसमैन है, बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, आपने जो अच्छे से जो पैसा इन्वेस्ट किया है, मतलब कि आपने अर्निंग कैपेसिटी को अच्छे से इंक्रीज की है। एक दूसरा है जिसने क्या किया, 2000 का लोन लिया, 1000 का जो वो ये इक्विटी लिया, और उसके बदले में जो सिर्फ 500 के उसके पास फिक्स एसेट है, मतलब क्या है, इसके पास जो एक तरीके से ये जो है, ये क्या हो जाएगी, एक तरीके से रिस्की ज्यादा हो जाएगी। सॉरी, ये जो वो ये क्या हो जाएगी, रिस्की कम हो जाएगी। सॉरी, समझ पा रहे बात? लिख दिया भाई यहाँ तक का? इसके बाद में आप क्या आएंगे, कवरेज रेशियो। यहाँ तक क्या हो गया, इक्विटी हो गया, कैपिटल गेयरिंग हो गया, प्रोप्राइटरी हो गया, डेप्ट सर्विस हो गया। हाँ, डेप्ट सर्विस, और ये जो वो इंटरेस्ट और प्रेफरेंस, इक्विटी, डिविडेंड, फिक्स चार्जेज और हाँ। वैसे लेनी ब्लैक कलर की थी, लेकिन ब्लैक कलर जो वो ज्यादा ही समय ले लिया उसने, वो दी नहीं, तो फिर ग्रे कलर ली। बाकी ब्लैक कलर के अंदर वो गाना चलाते तो ज्यादा ठीक रहता। क्लियर है? अब इसके बाद में जो कवरेज रेशियो, कवरेज रेशियो जो किस तरीके से कि ये रेशियो बताते हैं हम कितने सेफ है, कि हमें जो कैपिटल गियरिंग, देखो, गियर्ड फॉर्म का मतलब क्या है कि भाई फिक्स कॉस्ट फंड जो आपने कितना इस्तेमाल किया। फिक्स कॉस्ट फंड कौन कौन से, जिनके ऊपर फिक्स्ड पेमेंट होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डेप्ट, डिबेंचर वगैरह, और उसके अलावा अगर अदर बोरोड जो है फंड है, तो उसके ऊपर जो आपको क्या होगा, स्पेसिफिक अमाउंट है कि 10%, 8%, 9% जो भी वो पेमेंट करना होगा, तो वो क्या हो जाएगी, गियर्ड फॉर्म का मतलब है। ठीक है? तो यहाँ पर गियरिंग रेशियो का मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो भी
फिक्स कॉस्ट वाले फंड है वो डिवाइड बाय जो आपका क्या कर देगो कर दोगे शेयर होल्डर फंड, तो आपका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा सिंपल सा मतलब है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट डिवाइडेड बाय आपका शेयर होल्डर, सॉरी एक सेकंड है ना, वहाँ क्या लिखा है मैंने, अच्छा इसके अंदर शेयर होल्डर फंड नहीं लिखेंगे ना, इसको शेयर होल्डर फंड जो है वो इसको एक्सेप्ट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एक सेकंड इसको मुझे चेक भी करना पड़ेगा, एक सेकंड रुकिएगा ना। हाँ भाई ये जो है चेंज कर दीजिएगा ना, मैंने सॉरी शेयर होल्डर फंड लिख दिया, शेयर होल्डर फंड नहीं, एक्सेप्ट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगा ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के अलावा होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहाँ आएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इसको भाई करेक्ट कर लीजिएगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ये शेयर होल्डर फंड जो है उसमें एक्सेप्ट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिख दीजिएगा, या फिर इक्विटी शेयर कैपिटल और वो लिख दीजिएगा आप सीधे सीधे चाहो तो। हाँ इक्विटी शेयर, हाँ वो इक्विटी शेयर ही होगा ना, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गलत लिख दिया। क्लियर है। इसके बाद में जो आपका कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, और इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो। इनकम स्टेटमेंट याद है भाई, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, उसके बाद में जो क्या जाता है आपका EBIT लेस इंटरेस्ट, EBT लेस टैक्स, EAT लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो आपका क्या जो आ जाता है, EPS आ जाता है। ठीक है, अब वो पहला जो वो क्या कह रहा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो इंटरेस्ट के लिए कितना पैसा बचा है, EBIT जितना होगा उसमें से इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो ये जो है ये क्या कहेगा, ये सीधा कहेगा EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। प्रेफरेंस के लिए जो कितना बचेगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स जो बचेगा उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जाएगा, तो ये क्या कहेगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड। और इक्विटी वालों को डिविडेंड कब दिया जाएगा, ये जो है प्रेफरेंस डिविडेंड भी लेस करने के बाद, तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय इक्विटी डिविडेंड। क्लियर है भाई ये, तो ये जो है ये तीनों सिंपल से सीधे सीधे जो फॉर्मूले बन जाते हैं।
क्लियर है? इसके बाद में आपके दो आते हैं, एक तो डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। पहले तो ये जो है ये देख लेते हैं, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। देखो, डेब्ट के अंदर जो वो दोनों चीज आएगी। डेब्ट के अंदर जो आपका क्या आएगा, एक तो इंटरेस्ट भी आएगा और एक प्रिंसिपल भी आएगा। समझ पा रहे हो बात भाई आपको? जैसे इंस्टॉलमेंट जो 10,000 की है, तो 3,000 रुपये जो आपके इंटरेस्ट के हैं और आपके 7,000 रुपये जो वो प्रिंसिपल के पे करने। तो 3,000 ये हो गए और 7,000 जो वो प्रिंसिपल के हो गए। अब इंटरेस्ट का तो आपको क्या मिलेगा, टैक्स के अंदर बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका टैक्स में बेनिफिट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर लिखा जाता है अर्निंग अवेलेबल फॉर अर्निंग अवेलेबल फॉर डेब्ट सर्विस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट। अब यहाँ पर जो कई बार इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट किया जाता है और कई बार इंटरेस्ट प्लस जो प्रिंसिपल किया जाता है, लेकिन ज़्यादा जो यूज होता है कि इसमें से जो इंटरेस्ट प्लस जो है वो इंस्टॉलमेंट यूज होता है। बाकी कई बार इसको जो है वो सही तरीका जो अगर इसको पता करें तो इसका सही तरीका जो है वो आपका ये होगा कि अर्निंग अवेलेबल फॉर डेब्ट सर्विस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो है वो ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा यूज होता है। अब समझिएगा, अर्निंग अवेलेबल फॉर डेब्ट सर्विस का मतलब क्या है कि जो आपने उधार ले रखा है उसके लिए कितना पैसा बचा है। तो आप क्या कहोगे कि ये आपका EBIT हो गया। इसमें से अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से आपको कोई ऐसा स्पेसिफिक पेमेंट है जो आपको करना ही पड़ेगा। समझ पा रहे हो बात भाई? प्रेफरेंस डिविडेंड का आपके पास बचे तो देना, इक्विटी का डिविडेंड आपके पास बचे तो देना, लेकिन टैक्स का पैसा अगर आपके पास अर्निंग है तो आपको देना ही पड़ेगा। तो इस वजह से इसको क्या कैसे किया जाता है, इसमें से लेस किया जाता है इंटरेस्ट, तो आपका आ जाता है अर्निंग EBT, जो इसके बाद जो लेक्स क्या कर दिया जाता है टैक्स, तो आपका क्या आ जाता है EAT। लेकिन आपको क्या करना है, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो की डेब्ट के लिए कितना पैसा अवेलेबल है, तो इसमें से आपने इंटरेस्ट जो वो पेमेंट किया वो किससे रिलेटेड है, डेब्ट से रिलेटेड है। तो इस EAT में आप क्या कर दोगे, वापस जो वो इंटरेस्ट ऐड कर दोगे। इसके अलावा आपके पास जो पैसा यहाँ तक डिलीट हुआ उसमें से कुछ नॉन कैश आइटम भी लेस हो सकता है, तो उसको भी वापस क्या कर दो, ऐड कर दो। तो नॉन कैश एक्सपेंस अगर कुछ है तो उसको भी ऐड कर दो। तो यहाँ पर डेब्ट को पेमेंट करने के लिए आपके पास कितना पैसा है वो कैसे पता करोगे कि भाई आपके पास EBIT जो थी उसमें से इंटरेस्ट लेस किया, उसमें से फिर जो टैक्स लेस किया, तो ये आपके EAT है। इसमें से एक तो आपने इंटरेस्ट का ही पैसा लेस किया जो कि आपको अल्टीमेटली अभी पे करोगे। समझ पा रहे हो बात? उसके लिए ही पैसा है, तो ये वापस ऐड कर दिया। और कोई नॉन कैश एक्सपेंस अगर डेप्रिसिएशन वगैरह है तो उसको भी वापस क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो अल्टीमेटली आपके पास इनको पेमेंट करने के लिए पैसा कितना है वो कैसे पता करोगे आप कि भाई अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना है, इसमें जो प्लस क्या कर दो, इंटरेस्ट प्लस क्या कर दो, नॉन कैश एक्सपेंस डिवाइडेड बाय जो क्या कर दिया जाए, इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट जो वो कर दिया जाए। क्लियर है? इसमें हो गए प्रेफरेंस डिविडेंड वगैरह हो गए। एक इसी से रिलेटेड और है,
वो सेम वैसा ही है, वैसे इसमें चेंज नहीं है, लेकिन इसको नाम थोड़ा सा अलग दिया गया है, फिक्स्ड चार्जेज कवरेज रेशियो। ये क्या कहता है कि आपका जो ईबीआईटी है उसी में जो क्या कर दो, डेप्रिसिएशन जो ऐड कर दो। ये क्या कहते हैं कि भाई अल्टीमेटली आपका इंटरेस्ट अगर कम हो जाएगा तो उसके इसके अंदर आपके पास टैक्स की लाइबिलिटी जो वो बनेगी ही नहीं। तो ये फिक्स्ड चार्जेज कवरेज रेशियो जो क्या करता है, ईबीआईटी प्लस डेप्रिसिएशन के साथ ही कर देता है। और ये क्या कहता है, डिवाइड बाय इंटरेस्ट प्लस सिंकिंग फंड डिवाइडेड बाय 1 - टी। अब ये जो है ये 1 - टी क्यों कहा जाता है समझिएगा कि भाई अगर आप इंटरेस्ट के लिए 3,000 रुपये कमा रहे हो, अगर आपको 3,000 रुपये का इंटरेस्ट पेमेंट करना है तो आपको इंटरेस्ट के लिए 3,000 रुपये ही कमाने पड़ेंगे। सर क्यों, कैसे, समझिएगा। EBIT जैसे आपका 3,000 है तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, लेस जो है वो इंटरेस्ट कर दोगे 3,000 रुपये, तो EBT जो है वो कितना हो जाएगा, EBT जो है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेस टैक्स क्या है, अगर इनकम ही नहीं तो टैक्स भी नहीं, 0। और आपका जो है वो अल्टीमेटली EAT जो है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आप इसके साथ जो वो इंटरेस्ट के 3,000 के साथ आप क्या करना है, आपको 7,000 का प्रिंसिपल पेमेंट करना है। तो हमने कहा कि 7,000 का प्रिंसिपल पेमेंट करना है तो 3,000 और 7,000 हम क्या कर दें, 10,000 कमा लें। हम जो है क्या कर लें, 10,000 कमा लें। 10,000 कमा लिया, 3,000 जो इंटरेस्ट का लेस हुआ, कितना बचा, 7,000 बचा। 7,000 में से टैक्स मान लीजिए 30% रेट है तो 7 × 21, ये 21 यहाँ चले गए तो कितने बचे आपके, 7,000 में से 21 हो गए तो ये बचे आपके 4,900। तो आपको टोटल पेमेंट करने के लिए पैसा कितना अवेलेबल हुआ, 3,000 और 4,900। तो कितना पैसा हुआ आपके पास, 3,000 प्लस 4,900, कितना हो गया ये, 4 × 3 = 7, 7,900। जबकि आपको पेमेंट कितना करना है इनको, 10,000 का पेमेंट करना। तो उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट के 3,000 के लिए तो 3,000 ही कमाओ, लेकिन ये जो आपका प्रिंसिपल है 7,000, इसके लिए आपको 7,000 नहीं, 7,000 डिवाइडेड बाय 1 - टी कब जो है वो अर्निंग करनी होगी। हमने कहा कितनी अर्निंग करनी होगी, तो उन्होंने कहा 7,000 डिवाइड बाय 0.7 आपको करनी होगी 12,857। हमने कहा अच्छा, तो टोटल कितनी अर्निंग करे तो काम चल जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर प्रिंसिपल का पेमेंट करना है तो 12,857 और 3,000 टोटल आपको कमाई होनी चाहिए, प्लस 3,000, 15,857। हमने कहा इससे कैसे हो जाएगा, तो उन्होंने कहा चेक करो, अगर आप कमाओगे 15,857 रुपये तो उसमें से 3,000 रुपये आपके क्या हो जाएंगे, ये इंटरेस्ट के लेस हो जाएंगे, तो आपके पास बचेंगे 12,857 रुपये, जिसका आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा इंटू 0.3, 3,857 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा। तो आपको प्रिंसिपल के पेमेंट करने के लिए आपके पास पैसा कितना बचेगा, एक सेकंड है ना, मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी। 7,000 डिवाइड बाय 0.7, 12,857, 12,857 इंटू 0.3, 3,857 माइनस 12,857 हो गया 9,000। 12,000। अच्छा, वो उसका 30% और इसका 30% के हिसाब से जो आपका काम नहीं बैठ रहा है, तो इसके लिए क्या होगा, सिंकिंग फंड रुपीज टैक्स। तो ये होगा आपका 7,000 और 3,000, 10,000 डिवाइड बाय
तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक पता नहीं क्यों आ रही, देखना पड़ेगा ना। हम्म, वो 7,000 डिवाइड बाई 0.7 तो 10,000। अच्छा, ये मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी भाई। 30% है ना, 7,000 डिवाइड बाई 0.7 जो वो ये 12,857 नहीं आएगा, ये आएगा 1 माइनस टैक्स 7,000 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.3, तो ये जो 7,000 डिवाइड बाय 0.7, तो ये 10,000 आएगा ना। 10,000 और 3 13,000 कमाने होंगे। कितने कमाने होंगे? 13,000 कमाने होंगे भाई। तेरह हजार कमाएंगे, 3,000 जो वो आपका इंटरेस्ट का चला जाएगा, बाकी बचेंगे 10,000। 10,000 का 30% टैक्स, आपका 3,000 रुपये, बाकी बचेंगे 7,000। तो आपको टोटल जो इनको कितना पेमेंट करना है? 7,000 ये और 3,000 ये, तो ये 10,000 का पूरा पेमेंट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल 10,000, वो मैंने गलत कर दिया था ना। क्लियर है भाई ये? इसके बाद में है कुछ रेशियो जो आपके टर्नओवर से रिलेटेड है। अब सीधी सी बात है, टर्नओवर का मतलब जो वो सेल्स है। अब इसके अंदर हमेशा ध्यान रखिएगा, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप जो है वो थोड़ा सा अगर ध्यान से फॉर्मूले का नाम पढ़ोगे तो उसके इसके अंदर पता चल जाएगा कि भाई आपको सेल्स यूज करना चाहिए या कॉस्ट ऑफ गुड सेल गुड सोल्ड जो वो यूज करना चाहिए। नोट्स के अंदर अगर पहले सेल्स लिखा है, इसका मतलब क्या है कि अगर सेल्स गिवन है तो सेल्स इस्तेमाल करना है, अगर सेल्स नहीं गिवन है तो उस केस के अंदर सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो इस्तेमाल करना है। अगर पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिखा है, इसका मतलब पहले अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखा है तो वो इस्तेमाल कीजिएगा, अगर वो नहीं दे रखा है तो उस केस के अंदर जो वो सेल्स आप जो है वो इस्तेमाल करोगे। क्लियर है? कुछ भी नहीं है, सिंपल सिंपल से ही है कि भाई टर्नओवर जो है वो एसेट के साथ उसका क्या रिलेशन है, टर्नओवर का फिक्स एसेट के साथ क्या रिलेशन है, तो उस तरीके से जैसे तीन लिख रखे हैं, तीन है या चार है, एक तो टोटल एसेट टर्नओवर, दूसरा लिख रखा है फिक्स एसेट टर्नओवर, उसके बाद में लिखा है कैपिटल टर्नओवर। कैपिटल टर्नओवर, करंट एसेट टर्नओवर, उसके बाद में और लिखा है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। क्लियर है? सिंपल सही है। देखो, टोटल एसेट टर्नओवर मतलब कि क्या है? सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या है? सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट। कैपिटल एसेट का टर्नओवर का मतलब क्या है? सेल्स डिवाइडेड बाय आपका कैपिटल। कैपिटल कह दो, शेयर होल्डर फंड कह दो, या नेटवर्थ कह दो, और उसके बाद में है आपका करंट एसेट टर्नओवर। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सेल्स डिवाइडेड बाय करंट एसेट, और ये क्या हो जाएगा? सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। अगर सेल्स नहीं दे रखा है तो उस केस के अंदर जो है आप क्या करोगे? सीओजीएस सीओजीएस सीओजीएस
COGS और COG। अब सीधी सी बात है, टर्नओवर जो क्या होना चाहिए, ज़्यादा ही होना चाहिए। समझ पा रहे बात? टर्नओवर जो क्या होना चाहिए, ज़्यादा ही होना चाहिए। तो ये रेशियो सारे ज़्यादा हो तो वो अच्छे। सेल्स की जगह आप COGS लिख सकते हैं अगर सेल्स नहीं दे रखा है तो। समझिएगा, अगर पहले सेल्स लिखा है मतलब कि पहले प्रेफरेंस जो वो क्या रखनी है, सेल्स को रखनी है। देखो टोटल एसेट टर्नओवर का मतलब क्या है, जैसे हमने मान लीजिए बिल्डिंग वगैरह में जो पैसा जो वो लगा रखा है 50 लाख रुपए और सेल है हमारी 1 लाख रुपए, तो उस केस के अंदर हमारा ये जो रेशियो क्या है, गड़बड़ है। 50 लाख रुपए की अगर हमने एसेट लगा रखी है और 50 लाख की ही हम सेल कर रहे हैं, तो भी हम कोई सफिशियंट जो सेल नहीं कर रहे हैं। अगर हम 50,000 के जो एसेट लगा के हम उससे ज्यादा की सेल करें तो और जो अच्छा है, जैसे 5 करोड़ की करें तो बहुत बढ़िया, 50 करोड़ करें और बढ़िया। समझ पा रहे बात? क्लियर है? अगर सेल्स अवेलेबल नहीं हो तो उस केस के अंदर जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल यूज करेंगे। क्लियर है? इसके बाद में 3 रेशियो जो कि आपने वर्किंग कैपिटल में पढ़े ही थे। इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स और पेबल, इनके टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री का टर्नओवर रेशियो कैसे कैलकुलेट करते थे भाई? देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे कैलकुलेट करते थे? एक तो तरीका था कि एवरेज इन्वेंट्री, पहले इसी की बात करते हैं, एवरेज इन्वेंट्री कंज्यूम ड्यूरिंग पीरियड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कि भाई पूरे साल में इन्वेंट्री कितने की जाती है, मान लीजिए साल भर के अंदर जो वो 1 लाख की इन्वेंट्री जो वो कंज्यूम होती है, और हम जो स्टॉक रखते हैं 25,000 का, मतलब कि इन्वेंट्री कितनी बार जो है वो फ्लक्चुएट होगी, कितनी बार चेंज होगी, तो 4 बार, 25,000, 25,000, 25,000 और 25,000। तो एवरेज इन्वेंट्री कंज्यूम ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। रिसीवेबल में क्या करेंगे, रिसीवेबल जो किससे रिलेटेड है, एवरेज क्रेडिट सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल्स। और पेबल किससे रिलेटेड है, परचेज से, तो एवरेज क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग पीरियड डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर्स। क्लियर है भाई? और अगर इनकी वेलोसिटी कैलकुलेट की जाए, वेलोसिटी मतलब कि एक तरीके से कह दो होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट कर दो, तो होल्डिंग पीरियड जो वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप, सीधा जो क्या कर दो 365, अगर डे में कैलकुलेट करना, मंथ में जो करना है तो 12 डिवाइडेड बाय जो आप क्या कर दो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कि जैसे साल भर के अंदर जो 4 बार इन्वेंट्री जो टर्नओवर होती है, इसका मतलब क्या 12 डिवाइडेड बाय 4, मतलब कि एक बार इन्वेंट्री जो कितने महीने रहती है, 3 महीने रहती है। यहाँ क्या हो जाएगा 365 और 12 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो, और यहाँ क्या हो जाएगा 365 और 12 डिवाइडेड बाय क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। क्लियर? इसको वेलोसिटी या होल्डिंग पीरियड जो वो कहा जाता है। समझ आ रही बात? बिल्कुल सही बता रहे हो भाई। क्लियर है? इसके बाद में प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियो। अब इसमें जो जीपी रेशियो, देखो एक दो का तौर पर नाम नाम ही पढ़ लेते हैं। जीपी रेशियो का मतलब क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स कर करके आप जो है वो थक चुके होंगे। नेट प्रॉफिट का मतलब नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, बस ये ध्यान रखिएगा, नेट प्रॉफिट मतलब अपन अर्निंग आफ्टर टैक्स को कहते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसे कहा जाता है भाई, ये जीपी रेशियो
ये एनपी रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, जीपी रेशियो, जीपी डिवाइड बाय सेल्स, एनपी रेशियो, एनपी डिवाइड बाय सेल्स। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो किसको कहा जाता है, अपन ने इनकम स्टेटमेंट के अंदर पढ़ा था कि हम ईबीआईटी जो है उसको क्या बोलते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। तो ये तीन हो गए। उसके बाद में है एक्सपेंस से रिलेटेड। अब एक्सपेंस से रिलेटेड आप सीधा सीधा जो समझ ही लीजिएगा, एक्सपेंस से रिलेटेड जिसका नाम लिख रखा है उसी से रिलेटेड जो कैलकुलेट करना है। जैसे सीओजीएस रेशियो, सीओजीएस रेशियो। उसके बाद में जैसे एक दे रखा है ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। देखो सीओजीएस का मतलब क्या है, ये जो एक्सपेंस है, बस इसमें एक ही चीज ध्यान रखना है, ये एक्सपेंस जो भी है, जितने भी है ये एक्सपेंस, इनको किसके अगेंस्ट में देखा जाएगा, इनको सेल्स के अगेंस्ट देखा जाएगा। कि भाई सेल्स का कितना परसेंटेज जो है वो, जैसे सीओजीएस है तो ये क्या कहेगा कि भाई आपकी सेल्स का कितना परसेंटेज जो वो सीओजीएस है, तो आप क्या कहोगे, सीओजीएस डिवाइडेड बाय सेल्स। जैसे ये आपका आया 60%, मान लीजिए, इसका मतलब क्या है, जितने की सेल होती है उसका 60% तो उसका क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है उसमें क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब आपको गुड्स तो बनानी है, सीओजीएस प्लस उसके अलावा ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो भी है आपके वो भी और ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय सेल्स। फाइनेंशियल एक्सपेंस का मतलब क्या है, फाइनेंशियल एक्सपेंस कितने लगे, डिवाइडेड बाय आपका सेल्स। एडमिनिस्ट्रेशन है तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स, नेट सेल्स के अगेंस्ट। हाँ बिल्कुल सही भाई, नेट सेल्स जो वो आएगा यहाँ। ये जो है अब आगे वाले जो रिटर्न ऑन एसेट और ये जो थोड़े समझने लायक, इसमें भी एक दो जो प्राइस अर्निंग और ये है, ये समझने लायक है। क्लियर है, ये यहाँ तक का लिख दीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर नॉर्मली जो है इनको फाइनेंशियल और इनको अलग रख देते हैं। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसके अंदर, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ऑपरेटिंग के अंदर, एक सेकंड चेक भी कर लेते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल होंगे भाई, ये इसी के अंदर जो कंसिडर होंगे। देखो इसके अंदर जो आगे चलें अगर,
रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए। जैसे एक तो दे रखा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी या कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि आपका रिटर्न कितना है, या अर्निंग कितनी है, डिवाइड बाय आपका इन्वेस्टमेंट कितना है। रिटर्न ऑन इक्विटी, तो इक्विटी के लिए कितना बचेगा, इक्विटी के लिए कितना बचेगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो डिवाइडेड बाय, यहाँ नेटवर्थ लिखा है, जो नेटवर्थ लिखा है वो किसका लिए, इक्विटी शेयर होल्डर का फंड, इक्विटी शेयर होल्डर्स, है ना। जो नेटवर्थ आपको नोट्स के अंदर लिखा है वो नेटवर्थ जो है उसको यूँ लिखा हुआ नेटवर्थ, तो ये नेटवर्थ जो है इसको यूँ जोड़ दीजिएगा कि ये भाई सिर्फ इक्विटी से रिलेटेड है, मतलब कि प्रेफरेंस से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको इक्विटी जो है उसी के लिए कैलकुलेट करना है। बाकी जो है वो सेम वैसे वैसे ही है। एक लॉन्ग टर्म अप्रोच जो है वो लॉन्ग टर्म अप्रोच के अंदर जो क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म अप्रोच के अंदर ये माना जाता है कि भाई जो हमने डेब्ट लिया है वो डेब्ट भी जो है वो हमारे लिए एक तरीके से मालिक का काम करता है। तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी अर्निंग आफ्टर टैक्स आती है उसके अंदर वापस क्या कर देते हैं, इंटरेस्ट को जो है लेस सॉरी ऐड कर देते हैं। लॉन्ग टर्म अप्रोच अगर होगी तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, यही अर्निंग आफ्टर टैक्स होगी उसके अंदर जो वो इंटरेस्ट को हम ऐड कर देते हैं। भाई इंटरेस्ट जो हमारी कॉस्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ लॉन्ग टर्म अप्रोच के अंदर वो अप्रोच ही क्या कहती है कि जो हमने डेब्ट का पैसा लिया है वो हमने किसी आउटसाइडर से नहीं लिया, वो भी हमारे जो इनसाइडर, वो भी हमारे बिजनेस के अंदर जो काम कर रहे हैं। क्लियर है। हाँ, इसको अर्निंग अवेलेबल फॉर, भाई ये जो रेशियो है ना इनके अंदर अलग अलग जो है वो तरीके से लिखा जा सकता है, डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड। इसके अलावा बाकी और कौन कौन से, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, पोस्ट टैक्स के अंदर जो क्या करना है 1 - T करना, और प्री टैक्स के अंदर 1 - T नहीं करना, ये तो सिंपल सी बात है। रिटर्न ऑन एसेट के अंदर जो क्या कर दो, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट कर दो, ये तो नाम से ही आपके क्लियर हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक जो है वो ये डी यू पॉन्ट मॉडल जो है ये पता कर लीजिएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी, ये कोई जो है फिलोसोफर थे, इन्होंने जो वो अपनी एक थ्योरी दी, उन्होंने कहा कि अगर आपको रिटर्न ऑन अर्निंग कैलकुलेट करनी है तो उस केस के अंदर उन्होंने कहा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहो या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी कहो, ये जो है ये कैसे कैलकुलेट होगी, इसने कहा कि तीन चीजें होगी। एक तो आपका एनपी मार्जिन कितना है, कि आप कितना सेल जो करते हैं उसके ऊपर कितना जो अमाउंट कमाते हैं। उसके बाद में दूसरा जो असेट टर्नओवर, दूसरा जो है आपका असेट टर्नओवर, कि आप जो है असेट उसके अगेंस्ट में कितने की सेल करते हैं, अल्टीमेटली कट कटा के जो वो अर्निंग के लिए ही रहेगा। और तीसरा जो वो इक्विटी मल्टीप्लायर, इक्विटी मल्टीप्लायर। अब एनपी रेशियो जो क्या होता है, एनपी डिवाइडेड बाय सेल्स। एसेट टर्नओवर रेशियो क्या होता है, सेल्स डिवाइडेड बाय जो है वो आपका सेल्स डिवाइडेड बाय असेट, और ये क्या हो जाएगा, असेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये एक से एक दो, तो ये कट जाएंगे, तो आपका अल्टीमेटली ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी आ जाएगा। क्लियर है। और उसके अलावा जो है वो डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पे आउट वगैरह में दिक्कत नहीं आएगी। एक पी रेशियो और ये देख लीजिए, अर्निंग प्राइस और अर्निंग प्राइस एल जो वो, और एक क्यू रेशियो, दो देखने, बाकी तो जो अपन ने ये डिविडेंड पॉलिसी वगैरह में हर जगह जो पढ़ रखे हैं। एक तो है आपका प्राइस अर्निंग रेशियो, मतलब समझिएगा इसका,
इसका मतलब है अर्निंग का कितना गुना इन्वेस्ट करने को तैयार है। समझिएगा, एक जैसे दो फॉर्म है, जैसे एक तो जो एस्टेब्लिश्ड फॉर्म है, यहाँ पे जैसे आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए, एक तो टाटा है और एक लोकल है। आप खुद से सोच के बताइए कि पी रेशियो जो वो ज्यादा किसका होगा। टाटा का, समझ पा रहे हो बात? क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो लोग क्या करना पसंद करेंगे, इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करेंगे। जैसे अगर ये 10 रुपए कमा रहा है और ये भी 10 रुपए कमा रहा है, तो सीधी सी बात है, ये जो है ये क्या है, कम रिस्की है, और ये जो है ये क्या है, रिस्की ज्यादा है। इसके अंदर जो रिस्क क्या है, कम है, और इसके अंदर जो रिस्क क्या है, ज्यादा है। तो इस केस के अंदर जो क्या होगा, प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होगा, अगर जैसे यहाँ 10 है, इसका मतलब क्या है, 10 रुपए कमाई के लिए इस शेयर को कितने में खरीदने के लिए तैयार है आदमी, 100 रुपए में। तो सीधी सी बात है, इसका 10 रुपए अगर कमा रहा है, तो उस केस के अंदर उसके लिए पैसा जो वो क्या करेगा, इन्वेस्ट करने के लिए जो वो आसानी से तैयार नहीं होगा। क्योंकि भाई अगर जैसे ये भी अपने प्राइस की 100 रख दे, तो उस केस के अंदर जो क्या करना होगा, सीधी सी बात है भाई, एक जो है वो टाटा कंपनी 100 रुपए पे 10 दे रही है कि 100 रुपए लगाओ, हम 10 रुपए की आपको कमाई देंगे। एक लोकल कंपनी कह रही 100 रुपए लगाओ और 10 रुपए हम कमाई देंगे। सीधी सी बात है, लोग सारे के सारे यहाँ आएंगे। अगर इसको शेयर बेचना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको सस्ता करना पड़ेगा। ये कहेगा हमारे अंदर जो आप हमारी कंपनी में आप जो 80 रुपए लगाओ, उसके बदले में हम आपको क्या कर देंगे, 10 रुपए जो दे देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका पी रेशियो जैसे क्या हो गया, 8 आ गया, कि 10 का कितना गुना देने के लिए तैयार है, 8 गुना देने के लिए तैयार है। तो ये क्या हो जाएगा आपका पीई रेशियो। तो क्या हो जाएगा, प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका पीई रेशियो। यहाँ पर इस केस के अंदर कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 80 डिवाइडेड बाय, ये हो गया आपका 10 और ये हो गया आपका। तो पी रेशियो जो हो जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, और इसका जस्ट उल्टा अर्निंग यील्ड हो जाएगा, कि भाई अर्निंग कितनी है। अर्निंग यील्ड की बात करें तो ये क्या कहेगा कि 100 रुपए पे कितने रुपए कमा रहे हो, तो ये क्या कहेगा, अर्निंग डिवाइडेड बाय प्राइस के दो, डिवाइड बाय प्राइस। तो ये कहेगा कि भाई 10 रुपए कमा के दे रहे हैं हम 100 रुपए के बदले में, ये कहेंगे 10 रुपए कमा के दे रहे हैं हम 80 रुपए के बदले में। तो ये क्या कहेगा कि हम जो है वो रिटर्न कितना दे रहे हैं, अर्निंग कितना दे रहे हैं, 10%। ये कितना हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 8 कर दो भाई, 10 डिवाइडेड बाय 80, 12.5%। क्लियर है भाई? और और भाई रेशियो अगर इसमें से देख लीजिए, एक आध और कोई रेशियो में डाउट हो तो वो बता दीजिएगा, कि ये वाला भी डिस्कस कर लेते हैं। एक जो है कौन सा क्यू रेशियो है, इन क्यू रेशियो में शायद मैंने लिखने में कुछ एरर कर दिया, एक बार वापस में चेक कर लेता हूँ।
एक भाई इसमें नोट्स में थोड़ा अपडेट कर दीजिएगा ना, ये एस्टिमेटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख दिए। ये जो है क्यू रेशियो, समझिएगा। कई बार आपने सुना होगा कि ये जो फॉर्म है वो क्या है, एक तरीके की बबल फॉर्म है। बबल फॉर्म जो वो क्या होती है, जिसके अंदर जैसे असेट कुछ है ही नहीं और वैल्यूएशन जो वो क्या करते हैं, भारी कर देते हैं। वैल्यूएशन जो किस तरीके से किया जा सकता है, जैसे छोटी कंपनियां होती है तो उसके इसके अंदर उसको किस तरीके से करते हैं, ज़्यादा डिमांड क्रिएट करके शेयर की वैल्यू वगैरह आप बढ़ा के जो इस तरीके से कर सकते हो। तो उसको मेजर करने के लिए जो ये क्या किया जाता है, क्यू रेशियो जो कैलकुलेट किया जाता है कि भाई मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज क्या है, कि आप नॉर्मली जो कैपिटल स्ट्रक्चर के हिसाब से डेब्ट और इक्विटी का टोटल करो, तो उसके हिसाब से आपने जो पैसा उठा रखा उसके हिसाब से मान लीजिए वैल्यूशन आपका 1000 रुपये, तो आपकी एसेट जो वो कितनी होनी चाहिए, एसेट पुरानी है नई है वो लगभग 700 800 900 1000 के आसपास है, तो उस केस के अंदर तो आपने क्या किया, 1000 रुपये की जो आपने पैसा मार्केट से उठाया तो उसके अगेंस्ट में 1000 रुपये की जो आपकी क्या है एसेट है, या 800 है चलेगा, 700 है चलेगा, इस तरीके का चलेगा। लेकिन हो सकता है कि आपने 1000 रुपये उठाए हैं और उसके बदले में आपकी वैल्यू वगैरह आपने बढ़ा दी किसी भी तरीके से, डिमांड वगैरह का क्रिएट करके, भाई शेयर ज़्यादा खरीदोगे दोगे तो उस केस के अंदर जो उसकी वैल्यू तो अपने आप बढ़ जाएगी। लेकिन एक्चुअल में आपके पास एसेट मान लीजिए 100 रुपये की है, तो ये जो है ये क्या करेगा, क्यू रेशियो जो आपको एक तरीके से बताएगा कि भाई आपने जो जितनी मार्केट वैल्यू कैप्चर कर रखी है उसके अगेंस्ट में आपकी एसेट जो वो कितने की है। तो ये जो है जैसे आ गया, तो ये ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, ये रेशियो ज्यादा है, मतलब फर्म की मार्केट वैल्यू ज्यादा है, जबकि उसके अगेंस्ट इतनी सेट नहीं है, और कम है इसका मतलब क्या है कि भाई जितने आपने मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से आपकी सफिशिएंट एसेट और एसेट जो है वो लगा रखी है। जैसे क्या होता है, ये विंडो ड्रेसिंग वगैरह जब होती है ना, जब कंपनी के अंदर जो क्या करते हैं, कई बार एसेट का जो है वो मतलब शेयर वगैरह का जो है वो, शेयर तो किस तरीके से बिकते हैं अल्टीमेटली, मार्केट में किस तरीके की न्यूज है, तो मार्केट के अंदर जैसे आपने प्रॉफिट ज़्यादा करके मैनिपुलेट करके ज़्यादा करके बता दिया, तो उस केस के अंदर फर्म की वैल्यू जो वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। एक पुरानी मूवी है शायद कोई, जिसके अंदर जो दो सरदार जी जो बात करते हैं कि तुम्हें फॉरेन से जो फंड दिलवा देंगे, वो कहता है कि यार मेरे तो ये जो है पानी पूरी की दुकान है, तो उसका नाम जो अंग्रेजी नाम रख के उसके नाम का आईपीओ लेके निकाल के जो वो अल्टीमेटली लोगों से पैसा रेज कर देता है। तो उस केस के अंदर उनकी वैल्यू इक्विटी और लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, लेकिन उसके अगेंस्ट में उसके पास एसेट क्या है, सिर्फ एक पानी पूरी की लारी। तो ये जो है ये रेशियो क्या बताता है कि भाई आपने अल्टीमेटली जितना जो है वो एक मार्केट के अंदर जो आपकी वैल्यू है इक्विटी और लाइबिलिटी की, उसके अगेंस्ट में आपके पास सफिशिएंट एसेट है या नहीं है। क्लियर है। बाकी जो है वो इसके एनालिसिस के दो तरीके और हैं, जैसे हम एक तो कहते हैं हॉरिजॉन्टल और एक जो है वो वर्टिकल। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल जो है वो इस तरीके से कहा जाता है और वर्टिकल जो है वो इस तरीके से कहा जाता है। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, ईयर 1, ईयर 2,
ईयर 3, इस तरीके का अगर आप कंपैरिजन करवा रहे हैं तो वो तो क्या है आपका हॉरिजॉन्टल है। और एक ही साल के अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप एनालिसिस कर रहे हो वो एनालिसिस करना, तो वो क्या कहलाता है, वर्टिकल कहलाता है। क्लियर है? तो एक बार जो सारे फॉर्मूले एक बार मैं वापस बोल देता हूँ, देखो। और भाई फॉर्मूलों को अगर याद नहीं होना तो उस केस के अंदर एक काम कीजिएगा, वही सीए इंस्टीट्यूट से जो है वो, या फिर आपके पास जो भी बुक है उससे रेशियो एनालिसिस के 6-7 क्वेश्चन जो है वो मिला दीजिएगा। प्रैक्टिकल थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन अल्टीमेटली वो सारे के सारे अपने आप याद हो जाएंगे। देखो कुछ ही रेशियो जो है उनके नाम अलग है, बाकी जैसे करंट रेशियो, देखो सीधे सीधे देखो, करंट रेशियो पहले 3 जो थे, करंट रेशियो, उसके बाद में क्विक रेशियो, उसके बाद में सुपर क्विक रेशियो, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, और उसके बाद में जो कैश बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, ये तीनों साथ हो गए। उसके बाद में बेसिक डिफेंस रेशियो कि भाई कितने दिन काम चल सकता है, तो कैश बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंस पर डे कितना है। नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब जो है वो करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। इक्विटी रेशियो क्या है, इक्विटी डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेब्ट। आप इस तरीके से याद रखिएगा, बाकी अपने आप समझ आ जाएगा। डेब्ट रेशियो क्या है, डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेब्ट। उसके बाद में डेब्ट टू इक्विटी, तो डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। हाँ बिल्कुल। अगर जो फॉर्मेट वाले क्वेश्चन है उनको अगर कंप्लीट करने के क्वेश्चन, जैसे सीए इंस्टीट्यूट दे रखे, आईसीआई बॉस इंटर लिखोगे, इंटर के अंदर पेपर नंबर जो वो 7 जो है उसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, तो उस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर स्टडी मटेरियल के अंदर जाइएगा, तीसरा ही जो चैप्टर है उसके अंदर जो क्वेश्चन दे रखे हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। तो 7-8 क्वेश्चन है वो एक बार कर लीजिएगा ताकि आपको हमेशा के लिए इसका याद हो जाएगा। डेब्ट इक्विटी हो गया, डेब्ट टू टोटल एसेट नाम से ही बता रहा है भाई, टोटल डेब्ट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। उसके बाद में जो कैपिटल गियरिंग रेशियो, तो कैपिटल गियरिंग का मतलब ये, गियर का मतलब है कि फिक्स कॉस्ट वाले फंड जो उनका इस्तेमाल करना, तो वो कौन कौन से, फिक्स प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर और अदर बोरोड फंड डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, उसका रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट। उसके बाद में प्रोप्राइटरी रेशियो के, प्रोप्राइटरी का कितना पैसा लगा रखा है, टोटल एसेट जो खरीदी गई उसमें प्रोप्राइटर के पैसे से कितनी परसेंटेज लगा रखी है। कवरेज रेशियो, कवरेज रेशियो में 3 तो सीधे सीधे इंटरेस्ट के लिए, तो इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, प्रेफरेंस शेयर के, प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए तो प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय ईएटी, और इक्विटी डिविडेंड के लिए अर्निंग जो है वो आप अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर जो है उसके हिसाब से देख लेंगे। और डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, अर्निंग अवेलेबल फॉर डेब्ट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट, और ऐसा कैसे एक फिक्स चार्जेज कवरेज है जिसमें ईबीआईटी में इंटरेस्ट जोड़ के डिवाइड बाय इंटरेस्ट प्लस रिपेमेंट ऑफ लोन करते हैं। फिर जो टर्नओवर से रिलेटेड है, सीधा सीधा है टोटल एसेट टर्नओवर। हाँ कॉलेज की बुक्स में भी है टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। तो टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो के अंदर जो इसके अंदर एक तो टर्नओवर है फिक्स हो गया, उसके बाद में जो टोटल एसेट है, तो टोटल एसेट के अगेंस्ट में देख लो तो सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, अगर फिक्स्ड एसेट के अगेंस्ट में देखना है तो सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट के अगेंस्ट में देखना है तो सेल्स डिवाइडेड बाय करंट एसेट, और वर्किंग कैपिटल के अगेंस्ट में देखना है तो सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। उसके बाद में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और ये सारे सारे वर्किंग कैपिटल से याद रखिएगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वैसा वैसा रिसीवेबल और वैसा वैसा पेबल, और उसके अलावा इनके वेलोसिटी जो कैसे कैलकुलेट करते हैं, या स्टोरेज पीरियड या होल्डिंग पीरियड जो कहते हैं वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, 365 और 12 डिवाइड बाय उनका जो भी टर्नओवर रेशियो है। जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, और उसके बाद में एक्सपेंस जो है उसमें बस एक ही ध्यान रखना, एक्सपेंस को किसके अगेंस्ट में देखते हैं, सेल्स के अगेंस्ट में देखते हैं। तो सीओजीएस देखना है तो सीओजीएस डिवाइड बाय सेल्स, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो है, एक सेकेंड है ना भाई, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में एक सेकेंड।
भाई ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ध्यान रखिएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो वो दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक तरीका तो जो है सीधा सीधा भी कैलकुलेट करते हैं ना, ये भी ध्यान रखिएगा, मैंने नोट्स में लिख रखा है क्या। लिख रखा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो कभी कभी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स भी किया जाता है, और कई बार जो सीओजीएस प्लस एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से भी किया जाता है। सर कोई फॉर्मूले के लिए ये दो दो क्यों हो सकते हैं, किस तरीके से हो जाते हैं? रीजन ये है कि भाई ये जो फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल देता है कि भाई आपको इसको इस तरीके से करना है, ये एक्सपेंस रेशियो हो जाते हैं। फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो जो भी रिटर्न है डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन असेट तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल असेट कर दो, कैपिटल एम्प्लॉयड है तो डिवाइड में कैपिटल एम्प्लॉयड कर दो, पोस्ट टैक्स करना है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाली अर्निंग को 1 - T से कर दो, रिटर्न ऑन इक्विटी करना है तो इक्विटी के लिए कितना पैसा बचेगा डिवाइड बाय इक्विटी के लिए जो वो कितना पैसा उन्होंने लगा रखा है। और उसके बाद में है अर्निंग पर शेयर ईपीएस, तो ईपीएस के लिए अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। डिविडेंड जो है वो तो टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, कि भाई कितने शेयरों के बदले में दिया जाए। डिविडेंड पे आउट रेशियो, पे आउट रेशियो क्या कहते हैं कि भाई जो कमाया उसमें से कितना जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो डिविडेंड डिवाइडेड बाय अर्निंग पर से। प्राइस अर्निंग, अर्निंग का कितना गुना देने के लिए हम तैयार हैं। कैश फ्लो कर लेंगे, इसको डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा प्राइस अर्निंग शेयर हो गया, और उसके अलावा डिविडेंड यील्ड हो गया। डिविडेंड यील्ड के अंदर जो क्या कर देंगे, डिविडेंड देखेंगे, सॉरी हाँ प्राइस अर्निंग का कह रहे थे, प्राइस अर्निंग के अंदर क्या अर्निंग का कितना गुना जो प्राइस देने के लिए तैयार है। तो पी रेशियो जो ज्यादा है इसका मतलब क्या है, अच्छा है, क्लियर है। और पी रेशियो का उल्टा हो जाता है अर्निंग यील्ड। समझ पा रहे हो बात भाई? प्राइस अर्निंग के अंदर क्या करते हो आप, मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस करते हो, और अर्निंग यील्ड के अंदर क्या करते हो, अर्निंग डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस कर देते हो। क्लियर है? डिविडेंड यील्ड के अंदर जो डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस कर देते हो। और उसके अलावा एक क्यू रेशियो है जो क्या कहता है, मार्केट वैल्यू क्या है, इक्विटी और लाइबिलिटी उसके अगेंस्ट में जो असेट है उनका रिप्लेसमेंट रेशियो क्या है। हम्म, कैपिटल गियरिंग रेशियो का नाम आइडियल रेशियो, एक सेकंड मुझे चेक कर लेना दो है ना, मैं चेक करके बता दूंगा एक बार आपको। ये चेक करके बता दूंगा। और एक एज तरीके जो मैंडेटरी, वो एक एज जो है वो कब कब मैंडेटरी होते हैं, कौन कौन से, तो उसकी एप्लीकेबिलिटी ऑफ एज का एक जो वो अलग से सेशन रख लेंगे। उन्होंने क्या कर रखा है, कैटेगराइज कर रखा है, ये लेवल 1 की फॉर्म, ये लेवल 2 की फॉर्म, और ये लेवल 3 की फॉर्म। लेवल 2 से 3 में जो अगर कैटेगरी में आ जाते हैं तो उस केस के अंदर जो एक बार आने के बाद फिर वो कंटिन्यू चलते हैं। फिर नीचे की साइड के अंदर आ जाते हैं लेवल 2 से लेवल 3 में, तो उस केस के अंदर 2 साल कंटिन्यू रहते हैं। तो वो जो उसका टर्नओवर, उसकी लिमिट जो वो एक बार हमें अलग से सेशन लेके उसके अंदर बता दूंगा। क्लियर है? और कोई डाउट हो तो बता दीजिए भाई। एक सेकंड में ना।